हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो रेलवे एलपी और टेक्नीशियन का भी आपका एग्जाम डेट दे दिया था। इसमें हम लोग पिछले साल के पेपर को देखेंगे और इसमें एलपी और टेक्नीशियन दोनों के पेपर दिए गए थे, क्योंकि पिछला बार जो दोनों साथ साथ एग्जाम हुए थे। और ये आपका आज जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने करवा दिया है। अगर आपको नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है आपको सभी चीज़ जो है ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है 9 अगस्त का जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कल हमने थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया, आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। देखिए, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। देखिए, बोला गया है वो पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो किस समूह के संबंधित हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया कि वह पौधा जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि जड़, विभिन्न पौधे के विभिन्न भाग क्या होते हैं, जड़ होते हैं, तना होते हैं और पत्ती होते हैं। ये सब जो है उपस्थित नहीं होते हैं, वो किस समूह के पौधा आते हैं। तो वो जो याद रखेगा थैलोफैटा समूह के पौधा आते हैं। क्या आते हैं? थैलोफैटा समूह के पौधा आते हैं। अच्छा, थैलोफैटा समूह के पौधा याद रखेगा जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं। सभी पौधे इनके जलीय होते हैं। इसका थैलोफैटा समूह के अगर उदाहरण वाला पौधा लीजिएगा तो याद रखेगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। शैवाल आपको पता है कि जलीय पौधा है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये भी पूछ सकता है कि थैलोपेटा समूह किस समूह में आते हैं, तो याद रखिएगा क्रिप्टोगेम में। किस में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स में वे पौधे आते हैं जो कि अपुष्पी होते हैं, यानी कि जिसमें पुष्प नहीं होते, यानी फूल नहीं होते हैं। इसमें 3 आते हैं, जैसे आपका हो गया थैलोफेटा, ब्रायोफेटा और टेरिडोफेटा। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के उनको डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया है वो किसके आधार पर दिया है? परमाणु संख्या के आधार पर दिया है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया है, या परमाणु के आकार के दिया है? तो यह चीज बोला गया। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया है दोस्तों, ये किस में दिया है? परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर दिया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव कहाँ के थे? तो याद रखिएगा रूस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? रूस के थे। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। अच्छा, परमाणु संख्या पे किसने दिया था? तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जिसने दिया। किसने दिया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आपको याद रखना है मोसले। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। इसने जो है याद रखिएगा परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया था। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? यानी कि एक परिपथ में कई प्रतिरोध मतलब हुआ कि श्रेणी क्रम। क्या हुआ दोस्तों? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब जुटा हुआ रहता है तो याद रखिएगा इनका जो करंट का मान होता है वो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। वहीं बात करिएगा विभवांतर। विभवांतर जो है क्या होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर समांतर क्रम में जुटा रहे, किसमें रहे? समांतर क्रम में जुटा रहे, यानी कि कई प्रतिरोध में नहीं, मात्र एक प्रतिरोध में जुटा रहे, तो इसमें जो है धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? धारा का मान जो है भिन्न भिन्न होता है। लेकिन वही बात करिएगा विभवांतर का मान जो है एक समान होता है। तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई प्रतिरोध मतलब हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में यहाँ पर धारा का मान, करंट मतलब धारा होता है, धारा का मान जो है एक ही रहता है, यानी समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी। यही अगर पूछा जाता है समांतर क्रम में क्या होता है, तो धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और विभवांतर का मान समान होता है। तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक फार्मूला आपको पता होगा, ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं ए को। ठीक है, जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपको पता होगा प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर से प्रोटॉन हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोटॉन। एन मतलब तो आपको न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। अगर ए बराबर जेड प्लस एन है तो आप जब एन निकालिएगा तो एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस जेड। ये लिख सकते हैं, या तो जेड माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ पर ए माइनस जेड, यानी ए को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, और जेड को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देंगे तो वो आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर से देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपको बोला गया है कि द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन वाला। तो ऑप्शन नंबर बी, हमने आपको फार्मूला बेस्ट समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, यानी कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण में होता है। तो सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट आपका हो गया, क्या हो गया, हेडलाइट हो गया। ये सब में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सैलून, सैलून में तो आमतौर पर समतल दर्पण ही कर लेता है, लेकिन अगर बढ़िया बढ़िया सैलून में आप देखे होंगे तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अवतल दर्पण क्या होता है कि किसी भी छोटे चीज को बड़ा में परिवर्तित कर देना, उसको हम लोग अवतल दर्पण में। अच्छा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का किसमें प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल प्रदेश का जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में, याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में नहीं दोस्तों, बोल सकते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका, उत्तल दर्पण का। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए। अच्छा, ये भारत और पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। और पाकिस्तान याद रखिएगा 14 अगस्त को अलग हुआ था, और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं भारत की बात करेगा तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत पाकिस्तान से अलग हुआ या जिस समय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हो जाएंगे क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली हो जाएगा। तो एटली याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ये चीज बोला गया। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिला दीजिए। चलिए H2O होता है पानी, और इसको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, CaCO होता है। ठीक है, इसको जब मिलाइएगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से हो जाएगा कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये उत्पन्न हो जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगा आपका। तो क्लोरीन गैस देखिए यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया पानी और ब्लीचिंग पाउडर को जब मिलाइएगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो ये क्लोरीन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका रिलेशन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु को शुद्ध पिघले हुए अयस्क में निष्कासन होता है। यानी कि कोई भी उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु है, मान के चलिए H2O जल है, ये पिघला हुआ है, इसको जब अलग कीजिएगा तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन। जब इसमें आप विद्युत अपघटन कीजिएगा तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। तो ये चीज बोला गया, तो ये किसके द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटन के द्वारा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस आपको नहीं ध्यान दे, वहां पर आपको विद्युत अपघटन पता होगा। कोई भी दो चीज को अगर आप अलग करना चाहिएगा तो उसमें आपको विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति से होगा। मतलब कि आपको ये क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि ऐसा कौन सा चीज में जिसका आप मूल्य वृद्धि करके सभी का मूल्य परिवर्तित कर दीजिएगा, तो वो आपका पेट्रोलियम हो गया। अगर आप पेट्रोल का दाम बढ़ाइएगा तो उसमें जो है याद रखिएगा आपका गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा, गाड़ी का भाड़ा बढ़ेगा तो सामान जो लाएगा उसका भी रेट बढ़ेगा। तो ये द्वारा आप बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति प्रभावित होगा किससे द्वारा, पेट्रोलियम का दाम बढ़ाने से। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विचारवान उपन्यास हॉप ऑफ वाट आई से के लेखक कौन है। तो यानी कि हाफ वाट बोल सकते हैं, हाफ ऑफ वाट आई से के लेखक हो जाएगा यहाँ पर अनिल मेनन। कौन हो जाएगा दोस्तों, अनिल मेनन हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अच्छा, इसका एक और पुस्तक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया, द शेष ऑफ डार्क। क्या लिखेगा, द शेष ऑफ डार्क जो है इन्हीं का पुस्तक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में ऐसा क्या चीज है जो कि लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। देखिए अलैंगिक प्रजनन जो है याद रखिएगा, अलैंगिक प्रजनन में एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक लिंगी होते हैं। वही बात करिएगा लैंगिक जनन तो इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। अच्छा, एक लिंगी में याद रखिएगा एक संतान भाग लेते हैं, एक ही जन भाग लेते हैं, और नर और मादा लैंगिक जनन में, इसीलिए जो है नर और मादा में याद रखिएगा युग्मक
युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है किसमें? लैंगिक जनन में। और एकलिंगी में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एकलिंगी यानी कि एकलिंगी को जैसे भी मतलब कि बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो जो है याद रखिएगा फोटो कॉपी होता है, यानी कि टू कॉपी, देखने में एक समान होता है, ठीक है। लेकिन वही बात करिएगा नर लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन में दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि जीन ही एक समान होता है, आनुवंशिक विकार ही एक समान होता है, लेकिन वास्तविक अगर देह की बात कीजिएगा तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सब दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर से आपको अंतर ही चुनना है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक पैदा होते हैं नहीं, अलैंगिक जनन में युग्मक पैदा नहीं होते, लैंगिक जनन में होते हैं। वंश विविधताओं को दर्शाता है, वंश विविधताओं को नहीं दर्शाता है, तो ये चीज भी नहीं होगा। नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में ये होता है कि माता पिता के समान एकदम फोटो टू कॉपी पैदा लेते हैं, तो ये चीज एकदम आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। देखिए जितने भी क्षारीय धातु होते हैं उसको आसानी से आप काट सकते हैं, जैसे आपका हो गया सोडियम, क्या हो गया दोस्तों? सोडियम हो गया, ठीक है। सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इस सबको आप जो है आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर से सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो ऑप्शन देते हैं उसमें सोडियम देते हैं, तो सोडियम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सोडियम का देखिए याद रखिएगा क्या होता है, ये परमाणु, ये Na होता है, Na से सूचित करते हैं, उसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा माइलेनिकृत एक्सॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के माइलेनिक एक्सिक्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा माइलेनिकृत एक्सॉन होते हैं ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी चीज आपको पूछा होगा कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि श्वान कोशिका होता है। क्या होता है दोस्तों? श्वान कोशिका होता है और ये बीच में पाए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? अच्छा, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा P बराबर होता है mv, तो P बराबर संवेग हो गया, m बराबर हो गया क्या दोस्तों? द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया? द्रव्यमान, और v बराबर क्या हो गया? गुना वेग। तो P संवेग को किससे निरूपित कीजिएगा? द्रव्यमान गुना वेग से निरूपित कीजिएगा, तो द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संवेग का बोल सकते हैं SI मात्रक क्या होता है? तो kg मीटर पर सेकेंड, क्या होता है दोस्तों? kg बोल सकते हैं यहाँ पर से केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण का मतलब हुआ कि वो मंदन से कार्य करेगा। मंदन में भी याद रखिएगा चाल एक समान बढ़ता है या वेग एक समान बढ़ता है। जब त्वरण की बात करेंगे तो चाल में हम नहीं जाएंगे, वेलोसिटी जाएंगे, वेग। वेग जो है याद रखिएगा इनका विपरीत हो जाएगा, तो निगेटिव में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। त्वरण का क्या होता है दोस्तों? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, इनमें से कौन एक सोप्रोट्रोप है? देखिए सेप्रोट्रोप को हम लोग बोलते हैं मृतजीवी, क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। तो मृतजीवी देख लीजिए ऑप्शन में कौन है? कबूतर आपका जीवित है, पुरुष भी जीवित है, शैवाल भी एक प्रकार का थैलोपेटा समूह का जीवित है, मशरूम जिसको कि हम लोग बोलते हैं कवक, क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं दोस्तों। कवक एक प्रकार का याद रखिएगा मृतजीवी पौधा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते हुए चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत नंबर दिलाएगा। यहाँ पर दिया गया 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? यहाँ पर यह चीज पूछा गया आपको कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा 1 किलोवाट यानी कि यहाँ पर से दिया गया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा के बारे में आपको बतानी है। हम पूरा बढ़िया से बता देते हैं, इसका तो आंसर हो जाता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, लेकिन निकालने के लिए बता देते हैं। देखिए 1 किलोवाट को जब वाट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1000 वाट, और ये हो जाएगा 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट। इसको फिर से जब इसको चेंज कीजिएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट को लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड, और इसको जब सेकेंड में मिनट को कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड जब कट जाएगा तो 1000 जूल अंटू 3600, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36 पर कितना जुड़ना? 3 और 2, 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही हो जाएगा। इसी को जब आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ऑक्टेकस वर्गीकरण के न्यूटन्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व। ऑक्टेकस को यहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि मतलब कि इसको हम लोग अष्टक वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। न्यूटलैंड न्यूटलैंड ने क्या दिया था, तो याद रखिएगा अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए कि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो पहला तत्व था वो था क्या दोस्तों, हाइड्रोजन था। क्या था, हाइड्रोजन था। वहीं अगर बात करेगा अंतिम तंत्र कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा थोड़ियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 90 होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटलेस ने जो अष्टक नियम दिया था उसका प्रथम तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तक दोस्तों क्या था, थोड़ियम। और न्यूटन के अष्टक नियम में याद रखिएगा मात्र 56 तत्व ही थे। क्या थे दोस्तों, आवर्त सारणी में इसका 56 तत्व ही थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे। जब भी परमाणु की बात करेगा तो यहाँ पर से देखिए एन, नाइट्रोजन में कितना है दोस्तों, तो ये बोलिएगा 2 है, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन में 4 दूना कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सल्फर में कितना है दोस्तों, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन में कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा 4 है। अब सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेना है। तो 8 2 10 1 11 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो यही आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चीटियों में उपस्थित होता है। अच्छा लाल चीटी में यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व जो है उपस्थित होता है। तो आपको पता है फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। अच्छा ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, बोलिएगा टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। तो ये सब चीज को भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रा में है। कहां पर है दोस्तों, बनिहाल दर्रा में है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो 11.2 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर है। तो यहां से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, यानी कि प्रतिरोध का जो है एसआई इकाई क्या है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा। अच्छा ओम, प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा ये होता है V बराबर आई आर। क्या होता है दोस्तों, आर से डिनोट करते हैं और V विभवांतर हो गया, आई आपका धारा हो गया और आर जो है प्रतिरोध हो गया। इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा कूलॉम किसका है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आवेश का है। किसका है, आवेश का है। जूल किसका है दोस्तों, तो ऊर्जा का भी होता है, कार का भी होता है। न्यूटन तो आपको पता है बल का होता है। क्या होता है, बल का होता है एसआई मात्रक। वही बात करेगा बल का सीजीएस मात्रक, तो वो हो जाएगा आपका डाइन। क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक की बात करेगा तो ये आपका डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने आज 9 अगस्त जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो हमने आपको पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन करवा दिया। इस तरह से आपका डेली जो है ये वीडियो आता रहेगा, बस आप लोग को सिर्फ देखना है। इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए इस तरह, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद जय भारत।